हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। मेरे भाई 22 अप्रैल की तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और 23 अप्रैल की भी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि मेरे भाई अगर हम देखें तो हमारे पास में 6 शिफ्टों का डाटा आ चुका है और इस डाटा के आधार पर हम थोड़ा बहुत ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे भाई आगे आने वाली शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपसे अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई शिफ्ट मेरे भाई 24 तारीख की है, किसी का 25 तारीख को एग्जाम है, तो मेरे भाई इन सब शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। यानी कि मेरे भाई हमसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा वो शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं बसा। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता है कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो भाई, कानपुर गंगा नदी के किनारे पर है, हाँ सर। पटना भी है, बैरोनी भी है, लेकिन मेरे भाई दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर नहीं बसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सर दिल्ली कौन सी नदी के तट पर है? दिल्ली मेरे भाई यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है और यमुना नदी के तट पर ही आपका आगरा शहर बसा हुआ है। कौन सा मेरे दोस्त? आगरा शहर बसा हुआ है। अब ये तो बात हो गई किसकी? दिल्ली की, आगरा की, कानपुर की, पटना की और बैरोनी की। अगर वो आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कटक शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, तो भाई कटक महानदी के किनारे पर बसा है। क्लियर है। अगर वो पूछ ले भाई नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है, तो मेरे भाई नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे पर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई रिपीट हो चुका है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? अब सर ये क्वेश्चन क्यों लिया? तो मेरे भाई पिछली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका नागा अर्जुन सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो मेरे भाई बांधों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मेरे भाई मध्य प्रदेश। बात हो रही है कोयना बांध की। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं मेरे भाई एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे है। और महाराष्ट्र के अगर राज्यपाल का नाम पूछ ले, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम पूछ ले, तो मेरे भाई रमेश बैस। क्या नाम है मेरे दोस्त? रमेश बैस है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो मेरे भाई महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई लाडलो। अगला क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? यानी कि मेरे भाई हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है? क्या वो नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियोन है या फिर मेरे भाई आर्गन है? तो मेरे भाई देखो, गुब्बारों को हम हवा में उड़ाते हैं, तो मेरे भाई हवा में उड़ने के लिए वो क्या होने चाहिए भाई? हल्के होने चाहिए। मान लो भाई गुब्बारे में अगर पत्थर भर दिया तो क्या वो हवा में उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो हवा में उड़ाने के लिए उसमें क्या भरना चाहिए? कोई हल्का पदार्थ भरना चाहिए, कोई हल्की गैस उसमें भरनी चाहिए। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? सर ये तो हीलियम है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है मेरे भाई? हीलियम। अगर वो आपसे पूछ ले कि जो वायुयान होते हैं, आपके जो हवाई जहाज होते हैं, तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेरे भाई इसका आंसर भी आपका हीलियम ही होगा। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले हीलियम। अगला देखो। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17। देखो भाई, अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत, या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता है भाई छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है? सर समानता का अधिकार। किसका अधिकार मेरे भाई? समानता का अधिकार किस में देखने को मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 14 में। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है मेरे भाई? किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग
आदि को लेकर भेदभाव नहीं हो सकता, आदि को लेकर भेदभाव नहीं हो सकता। ये बात है अनुच्छेद नंबर 15 में। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 में मेरे दोस्त नौकरी में समानता, नौकरियों में समानता किसमें है? अनुच्छेद नंबर 16 में। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। तो लाडले आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 17। अगला देखो, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? विराटनगर में, तक्षशिला में, काशी में या फिर मेरे भाई मथुरा में? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो मेरे भाई सूरसेन महाजनपद की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर है लाडले? ऑप्शन नंबर डी। तक्षशिला की बात करें तो मेरे भाई तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी। ये भाई सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला देखो, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10 बैंकों का, 12 बैंकों का, 14 बैंकों का या फिर 16 बैंकों का? देखो भाई 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो मेरे भाई राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर मैं पूछूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी कि जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे भाई इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था भाई? 1949 में। और ये तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी भाई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। बात करें मेरे भाई 1969 की, तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और 1969 में ही आपके इसरो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना मेरे भाई? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में ही हुई थी। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला देखो भाई, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, नागा, मीती या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बात हो रही है मेरे भाई नागालैंड की आधिकारिक भाषा की। तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है मेरे भाई? अंग्रेजी। अगर वो पूछ ले कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त? नेफ्यू रियो होगा। क्या होगा भाई? नेफ्यू रियो। अगर वो पूछ ले मेरे भाई राज्यपाल यानी कि गवर्नर का क्या नाम है, तो मेरे भाई गवर्नर का नाम है ला गणेशन। क्या नाम है मेरे दोस्त? ला गणेशन नाम है। ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया भाई, आर्मी की एग्जाम में। आर्मी की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, तो मेरे भाई सरमाटी चोटी है। क्या नाम है मेरे भाई? सरमाटी चोटी। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा लाडले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ग्यार्थिक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? बात हो रही है मेरे भाई भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध जो है आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से भाई? शाक्य कुल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पर था मेरे भाई? नेपाल में हुआ था। नेपाल की जगह का नाम है मेरे भाई लुम्बिनी। तो इस लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का क्या हुआ था मेरे भाई? जन्म हुआ था। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु हुई थी मेरे भाई कुशीनारा में। यह क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 22 अप्रैल की, कि जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, ये कुशीनारा जगह कहाँ पर है? तो मेरे भाई ये जगह आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्त? उत्तर प्रदेश में। अगला देखो, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, आचार्य कृपलानी ने? बात हो रही है भूदान आंदोलन को किसने आरंभ किया? तो मेरे भाई भूदान ग्रामदान आंदोलन की बात हो रही है। विनोबा भावे इसका सही जवाब हो जाएगा। विनोबा भावे मेरे भाई फर्स्ट भारतीय हैं, यानी कि मेरे भाई प्रथम भारतीय हैं जिनको मेरे भाई मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कौन सा मेरे भाई? मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं, जिन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में लड़ा गया था? मेरे भाई पहले विश्व युद्ध की बात हो रही है। 1914 से 1918, 1913 से 1918, 1914 से 1920, 1913 से 1919।
पहला विश्व युद्ध मेरे भाई 1914 से 1918 में लड़ा गया। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई दूसरे विश्व युद्ध की, तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है भाई? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 और मेरे भाई दूसरा 1939 से 1945। तो भाई जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आगे आने वाले दिनों में है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को एक बार देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 1940 में, 1942 में, 1944, 1945। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का। क्लियर है? 1942। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे भाई महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, करो या मरो का नारा। तो भाई ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला भाई, ये मैथ का क्वेश्चन है मेरे भाई। 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8 का मान क्या होगा? तो भाई 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, 125 होगा। तो भाई देखो 5 की पावर कितनी है? 7 गुणा में 5 की पावर कितनी है भाई? 4 और मेरे भाई 5 की पावर कितनी है? 8। तो देखो भाई ये दोनों भाई आधार सामान्य दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि सर 5 की पावर 7 और 4 कितनी? 11 और यहाँ पर 5 की पावर 8। मेरे भाई 8 तो नीचे है, 11 ऊपर है, तो भाई 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 की पावर 3 बचेगा। और 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है भाई? 125 होता है। कितना होता है? 125। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना 5 की पावर 7 और 5 की पावर 4 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो गुणा में घात जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसलिए ये घात आपस में घट जाएंगी। तो 11 में से 8 गए तो मेरे भाई 3 बचेगा और 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125। और गुणा है इसलिए मैंने जोड़ दिया कि 7 और 4 कितना? 11। ठीक है, तो आधार समान हो, यानी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मेरे भाई घात जुड़ जाएंगी। और अगर भाग में आधार समान है तो घात घट जाएगी। अगला देखो भाई, गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। गीतांजलि के लेखक कौन है या फिर कवि कौन है? तो मेरे भाई गीतांजलि की बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है। ठीक है, पुरस्कार। और मेरे भाई ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कौन से भाई? पहले भारतीय। तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब जीता था? 1913 में जीता था। कब जीता था मेरे दोस्त? 1913 में। क्लियर है? अगला, जनरल निम्नलिखित में से एक अधिकारी का पद है। थल सेना के अधिकारी का, नौसेना के अधिकारी का, वायुसेना के अधिकारी का, सीमा सुरक्षा बल का। तो मेरे भाई जनरल किसके नाम के आगे लगाते हैं? थल सेना के अधिकारी के सामने लगाते हैं, जैसे कि जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो मेरे भाई आंसर क्या होगा? ये थल सेना का होता है जनरल। ठीक है, अगला देखो, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे भाई ये किनारे वाले काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू किस नदी के किनारे है? रावी नदी, झेलम नदी, तवी नदी या फिर चेनाब। तो जम्मू मेरे भाई तवी नदी के किनारे है। ये झेलम नदी भी मेरे भाई जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो झेलम का युद्ध पूछा जाता है कि भाई झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो झेलम का युद्ध हुआ था भाई 1326 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था भाई? पोरस और सिकंदर के बीच में। किसके बीच में? पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। मेरे भाई झेलम का पुराना नाम, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि झेलम का पुराना नाम क्या है? मेरे भाई वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता नाम है। ठीक है, तो याद रखना भाई झेलम का पुराना नाम वितस्ता। अगला, प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का, हरे रंग का। ये तो आपको पता है भाई, जब प्रिज्म में से एक सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है भाई इन 7 रंगों में से सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन होता है भाई किसका? बैंगनी रंग का। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका? लाल रंग का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1857 में, 1757 में या फिर मेरे भाई 1942 में।
तो मेरे भाई प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात हो रही है, 1757 में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच से कौन लड़ा था मेरे भाई? रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि प्लासी की युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1764 में मेरे भाई बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा मेरे भाई? बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में। और प्लासी का हुआ था 1757 में। अगला देखो, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को, अकबर को, शेरशाह को, जहांगीर को। तो भाई फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है। किसको मेरे भाई? अकबर को। फतेहपुर सीकरी मेरे भाई मुगलों द्वारा बसाया गया पहला शहर। मुगलों द्वारा बसाया पहला शहर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, कल की एग्जाम में पूछा गया भाई। ठीक है, कल की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला शहर कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। अगला देखो भाई, शाहनामा किसकी कृति है? फरदौसी की, श्रीहर्ष की, श्रीधर की, या फिर मेरे भाई हेमचंद्र की। तो शाहनामा के लेखक कौन है मेरे भाई? फिरदौसी है, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से करक रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर भाई झारखंड। किस राज्य से करक रेखा नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश होगा। करक रेखा किस किस से गुजरती है? तो मेरे भाई ट्रिक है, मित्र पर गमछा जारा, मित्र पर गमछा जारा। क्लियर है भाई, ये ट्रिक है। मी का मतलब क्या होता है भाई? मिजोरम होता है। क्या होता है भाई? मिजोरम। त्रै का मतलब क्या होता है मेरे भाई? त्रिपुरा होता है। पै का मतलब क्या होता है भाई? पश्चिम बंगाल होता है। ठीक है, गै का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुजरात होता है। ठीक है, मै का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मध्य प्रदेश होता है। जय का मतलब क्या होता है भाई? झारखंड होता है। ठीक है, और मेरे भाई रा का मतलब क्या होता है? राजस्थान होता है। रा का मतलब राजस्थान, और भाई गमछा। ठीक है, छह छाता है, तो छह छाता का मतलब भाई छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का नाम कहीं पर भी नहीं आया भाई। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब से मेरे भाई आपकी करक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से करक रेखा नहीं गुजरती। अगला, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर मेरे भाई ठीक है वित्त मंत्री। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। फिर मेरे भाई योजना आयोग का नाम बदल दिया भाई, इसका नाम बदला गया। नाम कब बदला मेरे भाई? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नाम बदल दिया। और नाम बदलकर क्या कर दिया मेरे दोस्त? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो योजना आयोग का ही दूसरा क्या नाम है? नीति आयोग है। ये नाम कब बदला गया? 1 जनवरी 2015 को। तो अगर वो पूछ ले कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। और अगर वो पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? सर वो भी प्रधानमंत्री। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई? नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? हिंद महासागर, पाक स्टेट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो भाई भारत और श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य, यानी कि भाई पाक स्टेट जो है अलग करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुए के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है मेरे भाई? केंचुए के द्वारा होता है। केंचुए को मेरे भाई किसानों का मित्र बोलते हैं। किसानों का मित्र बोला जाता है भाई। क्लियर है। अगला, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारों का जो हेडलैम्प होता है मेरे भाई, यानी कि आगे की लाइट का जो दर्पण होता है वो किस प्रकार का होता है? अवतल, समतल, गोलीय, या फिर मेरे भाई बेलनाकार। तो भाई देखो, एक तो होता है भाई साधनों में पीछे का दर्पण, पीछे के साधनों को देखने का, ठीक है, पीछे के साधनों को देखने का दर्पण। ठीक है, और एक होता है मेरे भाई आगे की हेडलाइट। तो हेडलाइट तो बनी होती है अवतल दर्पण की, और जो पीछे के साधनों को देखने के लिए जो दर्पण होता है वो मेरे भाई कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। तो हेडलाइट अवतल दर्पण की, और जो पीछे के साधनों को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो उत्तल होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है?
विटामिन ए, विटामिन यहाँ पर कर लो मेरे भाई सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो भाई घावों को भरने के लिए कौन सा विटामिन है? सर विटामिन के है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या फिर मेरे भाई हृदय। यानी कि भाई अगर आपको सांप काट ले तो मेरे भाई सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है भाई वीडियो को देख लेना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। इससे भी अच्छी क्लास या फिर ऐसी ही क्लासेज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।